नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या रहे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने ली शपथ। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेजों में हर हफ्ते वंदे मातरम गाना अनिवार्य। मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढहने से दर्दनाक हादसा, मलबे में दबने से 12 लोगों की मौत। ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले चीनी अखबार ने अजीत डोभाल को बताया डोकलाम विवाद का मुख्य योजनाकार। और 10,000 का स्तर छूने के बाद निफ्टी लाल निशान पर बंद, सेंसेक्स 18 अंक लुढ़का। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुख करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में आज संसद के सेंट्रल हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन में खास तैयारियां की गई थी। सबसे पहले रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू का आशीर्वाद लिया। फिर कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे, जहां कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान पीएम मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत राजनीति जगत के कई दिग्गज समारोह में उपस्थित थे। 20 जुलाई को आए नतीजों में रामनाथ कोविंद को कुल वोट 10,98,903 में से 7,20,044 मिले हैं, जबकि मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। कोविंद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित समाज से हैं। उनसे पहले के.आर. नारायणन थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी टी.एन. शेषन पर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। वैसे आज शपथ समारोह के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तो संसद के सेंट्रल हॉल में ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। संसद के केंद्रीय हॉल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण किए जाने के बाद जैसे ही राष्ट्रगान बजाया गया, इसके तुरंत बाद भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये पहली बार नहीं है जब संसद भवन में जय श्री राम का नारा लगाया गया हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद जब नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह किया गया था, उस दौरान भी बीजेपी सदस्यों की ओर से ऐसी ही नारेबाजी की गई थी। उस समय जय श्री राम के साथ मोदी मोदी के भी नारे लगे थे। वैसे यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति के नाम की शुरुआत भी राम से ही होती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह संसद की गरिमा और परंपराओं के खिलाफ है। संवैधानिक कार्यक्रमों में इस तरह के नारे लगाना गलत है। अब आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको सांसद भगवंत मान का वीडियो विवाद याद होगा। ठीक वैसे ही अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी नियमों के उल्लंघन के आरोप में फंसते नजर आ रहे हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ठाकुर की मुश्किलें बढ़ना तय है। सोमवार को लोकसभा में भीड़ की पिटाई से हत्या की हालिया घटनाओं पर बहस चल रही थी। इस दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि इस बीच अनुराग ठाकुर कथित तौर पर अपने फोन से पूरे हंगामे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिसे लेकर सदन में कांग्रेस के सचेतक के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा है कि सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग नियमों के तहत प्रतिबंधित है और इसके साथ ही हम तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने भी उस समय अवधि की कार्यवाही के असंपादित फुटेज के लिए अनुरोध किया है। सुष्मिता ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष को बार बार नियम दिखाती रहती है, लेकिन विपक्ष की आवाज के बगैर एक असल लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ संसद के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। ऐसे में सदन के नियमों के उल्लंघन और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में अनुराग के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बात चीन विवाद से जुड़ी। सिक्किम में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार को चीन जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले चीनी मीडिया ने डोभाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीनी मीडिया ने अजीत डोभाल पर जोरदार हमला करते हुए पूरे गतिरोध के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। चीनी मीडिया ने कहा कि डोकलाम विवाद के पीछे डोभाल का ही दिमाग है।
सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत यह उम्मीद लगाए बैठा है कि जब अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के NSA की मीटिंग में शामिल होने बीजिंग आएंगे तब इस गतिरोध का हल निकल जाएगा। अखबार ने कहा कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। चीनी मीडिया ने लिखा कि इस सम्मेलन में चीन और भारत के आपसी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। चीन ने साफ कर दिया है कि अजीत डोभाल की यात्रा से कुछ हाथ नहीं लगेगा। चीन डोकलाम पर कोई बात नहीं करेगा। इसके साथ ही चीन ने कड़े शब्दों में कहा कि डोकलाम पर किसी भी तरह की बातचीत के लिए पहली शर्त है कि भारत चीन की धरती से अपने सैनिक वापस बुलाए। यहाँ पर चीन ने एक बार फिर डोकलाम पर अपना दावा ठोका है और कहा कि यह उसका इलाका है। इससे एक दिन पहले भी चीन ने भारत को आंख दिखाई थी। चीनी सेना ने कहा था कि डोकलाम से भारत की सेना पीछे हट जाए, नहीं तो हम अपनी संख्या और बढ़ा देंगे। चेतावनी भरे लहजे में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि वो संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। किसी भी कीमत पर सीमा की रक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि सिक्किम में ट्राई जंक्शन को लेकर पिछले 1 महीने से भारत और चीन के बीच विवाद जारी है। इस क्षेत्र में दोनों देशों ने अपने अपने सैनिक तैनात किए हुए हैं। चीन लगातार मांग कर रहा है कि भारत अपनी सेना वापस बुलाए, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं। रुख करेंगे अगली खबर का। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक यशपाल अब हमारे बीच नहीं रहे। बीती रात दिल्ली से सटे नोएडा के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 90 वर्ष के प्रोफेसर यशपाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीती रात उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। देश के बड़े वैज्ञानिकों में शुमार प्रोफेसर यशपाल का जन्म 26 नवंबर 1926 को हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। 1973 में सरकार ने उन्हें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का पहला डायरेक्टर नियुक्त किया था। 1983 से 84 में वह प्लानिंग कमीशन के चीफ कंसल्टेंट भी रहे। प्रोफेसर यशपाल साल 2007 से 2012 तक देश में बड़े विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। साल 2009 में विज्ञान को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने की वजह से उन्हें यूनेस्को ने कलिंग सम्मान से नवाजा था। प्रोफेसर यशपाल को कॉस्मिक किरणों पर अपने गहरे अध्ययन के लिए भी जाना जाता है। टीवी पर विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों में वह कुछ साल पहले तक अक्सर नजर आया करते थे। विज्ञान से जुड़ी मुश्किल बातों को भी आसान भाषा और सहज तरीके से समझाने के चलते वह विज्ञान के छात्रों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। उन्हें 1976 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv पर। नमस्कार।